हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं एक IAS मेंटर हूँ। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो GS1 की बात की थी, GS1 के पार्ट 1 की बात की थी। और इसके अलावा दूसरी वीडियो बनाई है मैंने GS1 की पार्ट 2 को लेकर के, तो वो सब कंप्लीट हो गई है वीडियो। अब इसके बाद हम आएंगे GS2 पर। तो GS2 जो होता है बेसिकली हम उसे पॉलिटी का पेपर कह देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे पोर्शन होते हैं इसमें GS2 में, जो मैं आपको 1 बाय 1 आज बताऊंगा। तो आप उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी तैयारी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो हम बात करते हैं इसमें कंटेंट की बात करते हैं। जो इसका कंटेंट होता है ना GS2 का, वो स्टैटिक होता है एंड डायनामिक, यानी जो चीज़ें आपकी करंट में चल रही हैं उसे स्टैटिक से जोड़ करके पूछता है एग्जामिनर। तो आपको स्टैटिक भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपका डायनेमिक भी अच्छा होना चाहिए। यानी करंट अफेयर जो आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं आप, ये ईयरली पढ़ते हैं आप, तो उसके साथ ही आपका स्टैटिक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये पेपर ऐसा होता है इसमें ज़्यादा नंबर भी लाए जा सकते हैं, तो कोशिश आपको ये करनी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लेके आएँ, क्योंकि GS2 ऐसा पेपर है जो सर्विस में भी आपके काम आएगा। जब आपका सिलेक्शन UPSC में हो जाएगा ना, तो UPSC में जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो पॉलिटी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन आपके काम आएगा, क्योंकि देश जो चलता है संविधान के हिसाब से चलता है, तो संविधान की आपको समझ होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे कंटेंट की, ये स्टैटिक और डायनेमिक आता है इसमें, करेंट से चीज़ें ज़्यादा आती हैं वैसे। और बात हम क्वेश्चन टाइप की करें तो क्वेश्चन के जो प्रकार होते हैं इसमें वो डायरेक्ट भी आते हैं और एनालिटिकल भी आते हैं। कभी कभी सवाल GS2 में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं और विश्लेषणात्मक भी पूछ लिए जाते हैं, यानी करेंट और स्टैटिक से जोड़कर पूछ लिए जाते हैं। नेवर इग्नोर स्टैटिक पोर्शन बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो स्टैटिक पोर्शन को कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको स्टैटिक पे अच्छी पकड़ बनानी है। जो आपके मेंस में सिलेबस मेंशन है आपका, तो उस पर आपको सिलेबस पे टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी बनाने हैं अच्छे से, उसे कवर करना है 1-2 पेज के। उसके अलावा करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उससे जोड़ के आप आंसर को अपने लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चंस ऑन इमरजेंसी और पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो इमरजेंसी पे सवाल आए थे वो डायरेक्ट आ गए थे। अगर आपने स्टैटिक पढ़ रखा था ना तो इमरजेंसी पे सवाल आप डायरेक्ट लिख सकते थे। और ऐसे ही पार्लियामेंट्री कमेटीज़ थी, अगर आपने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ रखा था, जो संसदीय कमेटीज़ होती हैं, समिति होती है, तो आप आराम से लिख सकते थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है याद रखने वाली, मस्ट रिमेंबर कह सकते हैं आप, वो होते हैं आर्टिकल और प्रियम्बल, DPSP, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कमिटीज़ एंड कमीशंस। कमीशंस की जब हम बात करते हैं तो ARC होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन होता है, पुंछी कमीशन होता है, सरकारिया होता है, लॉ कमीशन एट्सेट्रा। तो जब आप आंसर लिख रहे होते हैं पॉलिटी के, तो उसमें आप जो इंट्रोडक्शन देंगे 2-3 लाइन का, तो जो भी इशू है ना वो इशू के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल, तो आप आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है वो एनरिच हो जाएगा। तो एग्जामिनर की निगाह में लगेगा कि आप जो है इशू के बारे में अच्छे से आपने समझ बनाई है, अच्छे से आप पढ़ के आए इशू के बारे में, आपने सरसरी बातें नहीं करी हैं। तो आर्टिकल आपके नोट डाउन होने चाहिए आपकी नोटबुक में। जब आप नोट मेकिंग करेंगे वो अलग टॉपिक, उस पर वीडियो बनाऊँगा मैं। इसके अलावा जब आप आंसर लिखेंगे तो प्रियम्बल जो आपका दिया हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो उसकी प्रस्तावना दी हुई है, उसमें जो वर्ड दिए हुए हैं ना वो आप अपने आंसर में कोट करेंगे तो आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसके अलावा DPSP होता है, उसे कोट करना है अपने आंसर में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन्हें आपको अपने आंसर में लिखना है। और रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं, वो आपको कोट करने हैं अपने आंसर में। और कोई कमिटीज़ है उसने कुछ कहा है उस इशू के बारे में, उसे कोट करना है, कमेटी का नाम भी लिखना है आपको। कमीशंस हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, पुंछी कमीशन, सरकारिया है, लॉ कमीशन है, इन्हें आपको अपने आंसर में कोट करना है। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनरिच हो जाएगा। और ये आपको हैव टू डू, आपको ये करना ही है अपने आंसर में, ऐसा नहीं है आप इसे इग्नोर कर दें अपने आंसर लिखते हुए। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपका आंसर ऐसा लगेगा जैसे किसी एक लेमैन ने लिखा हुआ है। जो एक राह चलता पर्सन है वो भी आंसर लिख सकता है ऐसा, तो बिना कोट करे, बिना रेफरेंस के। तो आप एक UPSC के एस्पिरेंट हैं,
तो आप में और एक लेमन में डिफरेंस होना चाहिए। आपके आंसर में क्या होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, और सब्सटेंशिएट करें अपने आंसर को आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए, प्रीएम्बल के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह से आपको कोट करना है। यूज़ करेंट अफेयर्स एग्जाम्पल्स अंडर स्टैटिक पोर्शन। जब स्टैटिक पोर्शन पर आप नोट्स बना रहे होंगे तो जो करेंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं ना आपकी, तो आपको उसे भी नोट डाउन करना है अपने नोट्स में, तो इससे आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कंसर्न्स रिगार्डिंग द वाइड एप्लीकेशन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर नीड क्लोजर एप्लीकेशन डिस्कस, इस तरह से जैसे सवाल आया था। तो आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कौन सा, जैसे आर्टिकल 153 से 167 दिया हुआ है, टेल्स अबाउट गवर्नर, जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये आंसर आप इसका दे सकते थे कहाँ से, जब मेन बॉडी की हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो आर्टिकल आ जाएगा इसमें, सबसे पहले जो गवर्नर के बारे में बात करता है आर्टिकल, वो 153 से 167 की बात कर रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे मेन बॉडी, जो मुख्य विषय होता है। तो मेन बॉडी में आपको पता है जो क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है उसे आप एड्रेस करेंगे यहाँ पर। तो मेन बॉडी में लिस्ट डाउन द डिस्क्रिशनरी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं उसे आपको लिस्ट डाउन करना है, जो कि डायरेक्ट आपके लक्ष्मीकांत के स्टैटिक पोर्शन से आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट दी हुई है जो डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं एक गवर्नर की, तो आराम से हो जाएंगे। अब इसमें क्या कंसर्न है इसकी, तो कंसर्न की आप बात कर देंगे गवर्नर की क्या है, जैसे अपॉइंटमेंट, सीएम इन हंग असेंबली, करेंट अफेयर एग्जाम्पल डाल देंगे, जैसे मणिपुर और गोवा में हंग असेंबली केस हुआ था, ठीक है। जो करंट में चीज़ें चल रही है ना, कहीं ना कहीं यूपीएससी में वहीं से सवाल आता है और उसे एग्जाम्पल को आपको कोट करने पड़ेंगे अपने आंसर में, तो इससे आपका आंसर एनरिच हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे आपके। अब इसके अलावा आपको रिकमेंडेशंस देनी है और सॉल्यूशंस भी देने हैं, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं उसमें रिकमेंड नहीं करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस नहीं देंगे, तो आपका आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आपके ओपिनियन भी तो पता लगने चाहिए ना उस टॉपिक के बारे में, इशू के बारे में क्या है, किस तरह से आपका माइंड सोचता है। फ्यूचर में जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे तो आपके सामने कोई इशू आएगा तो आप उसका सोल्यूशन किस तरह से देंगे, क्या सोल्यूशन देंगे, क्या रिकमेंड करेंगे आप, तो इसीलिए आपको अपने आंसर में भी वो चीज़ें अभी से करनी पड़ेंगी। जब आप रिकमेंड करेंगे, सोल्यूशन देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो होगी उसे बताएंगे आप, और एसआर बोमई केस गाइडलाइंस है जैसे उसे कोट कर देंगे, पुंछी कमीशन है उसे कोट कर देंगे, और कमेटी का नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद GS2 का जो पोर्शन आता है वो आता है गवर्नेंस यानी शासन। अब गवर्नेंस की जब हम कवर करते हैं तो कंटेंट इसका डायनेमिक होता है, करेंट अफेयर से ज़्यादा आता है। अब इसमें जैसे बात होती है RTI की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, SHGs होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, और CC होता है यानी कि चार्टर, सिटीजन चार्टर। उसके ऊपर आपको नोट्स बना लेने हैं 1-2 पेज के हर टॉपिक में, ताकि जब आप आंसर लिखें तो आपको दिक्कत ना हो, वहाँ से आप आराम से कोट कर सकें। क्वेश्चन का जो टाइप होता है एनालिटिकल होता है, सीधे सीधे नहीं आते, थोड़े घुमा फिरा कर आते हैं। यूज़ द प्रॉब्लम्स एंड रिकमेंडेशन स्टेटेड इन सेकंड ARC रिपोर्ट, डू नॉट रीड एंटायर, यूज़ इन आंसर्स। अब जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इसमें, जो भी प्रॉब्लम्स है RTI के बारे में, ये सिटीज़न चार्टर के बारे में, SHGs के बारे में, तो प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या रिकमेंडेशन है, क्या सोल्यूशन है, तो ये सेकंड ARC रिपोर्ट में मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल कंप्लीट नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो सजेशंस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना है, उसे अपनी आपको नोटबुक में लिख लेना, ताकि जब आप आंसर लिखें GS2 के तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए, ईजी हो जाए। मस्ट फॉलो करेंट हैपनिंग्स ऑन टॉपिक्स लाइक RTI, सोशल ऑडिट्स, ई-गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, जैसे इस तरह के जो करेंट हैपनिंग्स होती हैं, जो करेंट में चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। करेंट में जो चीज़ें चल रही हैं और स्टैटिक से जोड़ के नोट्स बनाने हैं आप। अब जैसे सिविल सर्विस की हम बात करते हैं, जो करंट में चल रहा है, तो लेटरल एंट्री चल रही थी। अब लेटरल एंट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके क्या प्रोज होते हैं, यानी क्या लाभ है, क्या कौन से इसके क्या हानियाँ हैं, तो लाभ हानियाँ क्या हैं इसकी, और नीति आयोग ने इसे कवर्ड कर रखा है अच्छे से।
इन टॉपिक को, तो नीति आयोग की रिपोर्ट में जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद GS2 का आता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अब जब हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो कंटेंट इसका जो होता है मोस्टली जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि करेंट से ज़्यादा चीज़ें आएंगी, करेंट से चीज़ें ज़्यादा आएंगी इसमें। तो इसमें आपको एक स्मार्टेस्ट वे है तैयारी करने का, तो प्रिपेयर ए जनरल टेम्पलेट। तो जनरल टेम्पलेट आपको क्या करना है, इसमें तैयार करना है। अब जनरल टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि टॉपिक आता है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य हो गया, न्यूट्रिशन, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई। तो अब जाहिर है एजुकेशन है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, इनमें क्या इश्यूज़ हैं और क्या सोल्यूशन होने चाहिए इसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप पहले से तैयार करके रखेंगे ना, तो आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस चीज़ें आपकी नोट डाउन होंगी, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आप आराम से आंसर में लिख सकते हैं। मस्ट रिमेंबर, जो चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी है वो होती हैं लेटेस्ट स्टैटिक्स, यानी कि जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं स्टैटिक्स, जो आंकड़े हैं, जैसे एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन की क्या परसेंटेज है वो आपको याद रखनी है, किस कमिटीज़ ने, किस इंस्टीट्यूशन ने क्या रेट दिया है, वो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम पता हो, क्या परसेंटेज दी है एजुकेशन की क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। अर्बन में क्या है, रूरल में क्या है, यानी शहरी, नगरी और कस्बों में एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सब आपको नोट डाउन होना चाहिए। इसके बाद मस्ट बी वेल वर्स्ड विद की गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। इसके अलावा जो सरकार होती है ना, सरकार के जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं ना, उससे आपको अवेयर रहना है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। जैसे अभी सरकार ने बिल की बात करी थी, सरकार बहुत सारे बिल लेकर आई थी, और बहुत सारे जैसे अब कानून की बात चल रही है, कुछ कानून में बदलाव की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, कुछ सोच कर ही लिए हैं, तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना है, क्या प्रोज हैं इसके, क्या कौन से। इसके बाद इंक्लूड करना है आपको रिकमेंडेशंस ऑफ लेटेस्ट रिपोर्ट। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उस पर नोट्स आपके बने हुए होंगे, तो आपको अपने आंसर में क्या करना है, रिकमेंड करना है। लाइक नीति आयोग एक्शन एजेंडा है, जैसे उसने बात करी है इश्यूज़ और सॉल्यूशन की, आप वहाँ से उठा करके कोट कर सकते हैं। तो उसने ऑल टॉपिक आर कवर्ड, सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। यूज़ कीवर्ड्स फ्रॉम SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन योर आंसर्स। अब 17 SDGs हैं जैसे, तो आप वहाँ से उठाकर अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो क्या क्या बात करी है SDGs में, क्या क्या बात हुई है। एक आती एसर एनुअल आती है एक रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट है, MOHRD वेबसाइट है, तो वहाँ से जो चीज़ें हैं आप आराम से आंसर में कोट कर सकते हैं। इसके बाद GS2 आया, तो GS2 जो होता है ये GS2 ही में इंटरनेशनल रिलेशन आता है, तो GS2 का ही पार्ट है ये, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो कंटेंट तो हाईली डायनेमिक होता है, करंट से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो क्वेश्चन टाइप जो आता है इसका एनालिटिकल आता है, सीधे सीधे नहीं आते हैं, थोड़े घुमा फिरा कर इसमें पूछा जाता है। तो इसमें जब प्री आपका हो जाता है क्वालिफाई, उसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो विज़न IAS जो है ना मेंस 365 मैगज़ीन अपलोड करता है, वो भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा और बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं, वो मैगज़ीन अपलोड करते हैं करेंट अफेयर को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। वरना तो न्यूज़पेपर पढ़ के आप खुद भी कवर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं किसी मैगज़ीन के ऊपर डिपेंड होना, आपको खुद से नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, तो आप अखबार से पढ़ के भी कवर कर सकते हैं। मस्ट कवर इंडियाज़ रिलेशन विद। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंडिया के जो संबंध हैं वो नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था और उसका आजकल करेंट सिनेरियो क्या है, करेंट स्टैंड क्या है इंडिया का नेबर कंट्रीज़ को लेकर। नेबर कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, चाइना हो गया, और श्रीलंका हो गया नीचे सब, है ना, बांग्लादेश हो गया, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उसके बारे में आपको अवेयर होना है। अब जैसे G20 की समिट हुई थी अभी इंडिया में, इंडिया ने उसका होस्ट किया था उसे, तो कहीं ना कहीं ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का ही हिस्सा है, तो आपको अवेयर रहना है इन चीज़ों से, इस पर नोट्स बनाने। इसके अलावा जो कवर करना है कंट्रीज़ विद वोम इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग इट्स पार्टनरशिप। अब किस कंट्री के साथ इंडिया की पार्टनरशिप सेलिब्रेट कर रहा है, जैसे कि अमेरिका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ संबंध अच्छे हैं, ईरान के साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, UK के साथ,
तो इस तरह के जो संबंध हैं इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ, वो आपको अवेयर होना है उसके बारे में, क्या संबंध है, क्या क्या चीज़ें हमें निर्यात करनी है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हमें आयात करनी है, तो सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रीजन्स वेयर इंडिया इज़ रिसेंटली एक्सपेंडेड इस रीच, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, लेटिन अमेरिका है, तो वहाँ जो चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेके हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेके हो, तो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया किसी कंट्री के साथ, तो आपको अवेयर रहना है उस चीज़ के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे अफ्रीका हो गया, ये लेटिन अमेरिका है, तो ये सब आपको नज़र रखनी है जब आप अखबार पढ़ेंगे। तो अखबार पढ़ते वक्त आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, इंडिया के किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या हमारी डील हुई है सोशल फील्ड में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फील्ड में, जो जो डेवलपमेंट होने हैं उसको आपको अवेयर रहना है उस चीज़। प्रिपेयर ए कॉमन टेम्पलेट, इसमें भी एक स्मार्टेस्ट वे होता है, कॉमन टेम्पलेट आप तैयार कर लें, कवरिंग स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। तो पहले से आप तैयार करके रख सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ एक कॉमन टेम्पलेट, जैसे वो किस किस चीज़ को कवर करेगा, स्ट्रेटजिक क्या क्या स्ट्रेटजी चलने की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से क्या है, सुरक्षात्मक क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उठाए जा सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, जो तकनीकी बिंदु हैं वो क्या हो सकते हैं, जो सीमाएं हैं क्या हो सकती हैं। इसके बाद ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेशनल हैपनिंग्स अफेक्ट इंडियन इंटरेस्ट, और इसके बाद आपको अवेयर रहना है जो इंटरनेशनल हैपनिंग्स होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हो रही हैं कोई सी भी, वो इंडिया का जो हित है उसे कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, और इसके अलावा अभी इसराइल कनेक्ट में, इसराइल का उसके साथ पैलेस्टाइन के साथ मामला चल रहा है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इंडिया को भी। वो इसलिए क्योंकि हमारा भी इन्वेस्ट होता है उन कंट्री में, और हम भी आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, हमारे जो सिटीज़न होते हैं इंडिया के, वो वहाँ पर जाकर एजुकेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एज ए होल आपको होलिस्टिकली आपको टॉपिक को कवर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सीज थी, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, किस तरह से उसे इम्पैक्ट कर रहा है यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी ने। और इसके बाद अंडरस्टैंड करना है आपको रैशनल ऑफ ज्वाइनिंग, इसको ज्वाइनिंग करने का रैशनल क्या था, उसके पीछे तर्क क्या था। और इसके बाद जब आप GS2 की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा मैप का भी सहारा लेना पड़ेगा जब इंटरनेशनल रिलेशन की आप बात करेंगे। तो यूज़ मैप्स इन आंसर्स वेर एवर रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाबहार पोर्ट की बात चल रही थी पहले, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो एक इनिशिएटिव था उसकी बात चल रही थी, तो वहाँ पे मैप बनाना है आपको आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए, मजबूती लाने के लिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने GS2 की बात करी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, और इसे आप वीडियो को वाइडली शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।